बैठिए। तारा, सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ। ये तो समझिए, शादी की तारीख कब तक निकलेगी? देखते हैं पंडित जी से मिलके शादी की कौन सी तारीख निकलती है। वैसे भी हमारे मनोज को बहुत जल्दी शादी करनी है। मैं रखती हूँ ना मम्मी, मैं दूंगी। मम्मी नहीं, मैं दूंगी। नहीं 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 मम्मी, नहीं मम्मी मैं दूंगी। अच्छा ठीक है, संभल के लेके जा। हाँ नीता, हम हेल्प करते हैं तुम्हारी। नहीं नहीं मैं रखती हूँ जीजी। नहीं 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 मैं रखती हूँ ना जीजी, आप छोड़। तबीयत तो ठीक है ना बच्चे की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तारा, साफ करा। अरे मम्मी मैं साफ करती हूँ। पूछा, अरे पूछा कहाँ है? नीता मैं साफ करता। नहीं बेटा, मैं साफ करती हूँ। चलो। कंट्रोल कर इसे, इसके चलते एग्जाम खराब हो रहे हैं तेरे। एक बात याद रख, सपने पूरे करने हो ना, जिद पकड़नी पड़ती है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली है ना पापा। इस प्रॉब्लम के साथ मेरे से आईएएस नहीं होगा। और पापा वैसे भी क्या जरूरत है आईएएस बनने की? जरूरत है क्योंकि इसमें रुतबा है, पावर है, सम्मान है। सबसे ऊपर मेरा सपना है। कब आ रहे हैं तेरे मेंस के रिजल्ट्स? परसों। एक, दो, तीन, चार। देख देख क्या कर रही है? दिख रहा होगा इसको कुछ आसमान में। इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। और मुझे तो समझ नहीं आता इसके माँ बाप इसका स्कूल क्यों भेजते हैं। ऐसे लोग बोझ होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, इसलिए तो सोचते हैं कि इनको स्कूल भेज के कुछ देर शांति से रह सके। और तुझे पता है ये ना 1-2 बार घर से भाग भी चुकी है। सच में? हाँ। पापा नीता वहां भी नहीं मिली। मार्केट में देखा? हर जगह देखा पापा। क्या सब? नीता वहां भी नहीं पहुंची? पापा हमने हर किसी को फोन कर लिया, नीता कहीं भी नहीं पहुंची है। चली गई होगी मेरी बच्ची। तूने उसे गली के चौराहे तक देखा? माँ मैं हर जगह देख कर आऊँ, नीता कहीं भी नहीं है। तुम भी कमाल करती हो, चौराहे तक आएगी तो घर पे नहीं आएगी। अनिल, तुझे कितनी बार समझाया उसे स्कूल से अकेले मत आने दिया कर। पापा मैं गया था स्कूल, लेकिन नीता वहां पर भी नहीं। माँ आप क्यों परेशान हो रही हो? पिछले साल भी तो उसने यही किया था, 2 बार चली गई थी घर से। इस बार भी किसी बस में चढ़ गई होगी। आ जाएगी वापस वो। कैसे आ जाएगी वो? हाँ कैसे आ जाएगी? माँ उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो सिर्फ दिखने में 18 साल की, लेकिन उसका दिमाग एकदम बच्चे जैसा है और उसे दुनिया की भी कोई समझ नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ढूंढिए ना उसे, कहाँ है मेरी बच्ची? ढूंढिए ना मेरी बच्ची। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ। फिर से नाम नहीं आया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू फिर से फेल हो गई। पापा मैंने पूरी तैयारी की थी। क्या खाक तैयारी की थी? आखिरी अटेम्प्ट बचा है, ठीक से तैयारी करो, तुम्हें आईएएस बनना है बस। लेकिन पापा इस हालत में मुझसे नहीं होगा पापा। पापा मेंस में बहुत लिखना पड़ता है, मुझसे सच में नहीं होगा। अरे सब दिमाग में है तेरे। अभी हिल रहा है हाथ, हिल रहा है अभी। इसका इलाज भी है मेरे पास। पहले 4 घंटे में वापस आ जाती थी, 10 घंटे हो गए उसे गायब होकर। कम से कम पुलिस नहीं,
बच्चों की शादी ब्याह की बातें चल रही हैं, ऐसे में थाना कचहरी बिरादरी की भी तो सोचो। जी ये आपकी बेटी अरे है? नीता कहाँ गई थी बेटा? कहाँ गई थी तुम? शुक्रिया, चाय पानी कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, आपकी बेटी को संभाल के रखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए पानी लाते हैं और दवा भी ले आएंगे, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। हेलो। नहीं मान रहे पापा, लेकिन मैं भी मौका देख के निकल आऊंगी तुम्हारे पास। सारे अरेंजमेंट्स तो हो जाएंगी ना? हाँ वीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो वहां से ऐसे निकलना किसी को पता ना चले, फिर देखते हैं क्या करना है। गुरु माता की, 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 गुरु माता की। गुरुमाता प्रणाम। खुश गुरुमाता, ये मेरी बच्ची वीणा है। इसके दाहिने हाथ में बहुत कंपन रहता है। इसका इलाज संभव हो तो। इलाज संभव है, बस उसके लिए इस बच्ची को हमारे आश्रम में ही रुकना होगा। इन सब बच्चियों की तरह ये सब बच्चियां भी कोई ना कोई परेशानी लेकर आई। आज सब स्वस्थ हैं, सब खुश हैं। माताजी, वीणा को कितने दिन रुकना होगा? 8 से 10 दिन। पापा मैं इतने दिन नहीं रहूंगी। चुप, एकदम चुप। माताजी रहेगी, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल होगा। देखो बेटा, 8-10 दिन की तो बात है, मैं आता जाता रहूंगा। पापा मुझे नहीं। बेटा घबराओ मत, और फिर इस आश्रम में तुम अकेली तो नहीं हो, ये सब आपके साथ है। बस्ती के बाहर मिली थी कल रात को। सुना है कुछ हुआ है इसके साथ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डिपेंडेंट लोगों का ख्याल रखें, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। वक्त निकाल के थोड़ा सा समय बिताएं उनके साथ, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात का एहसास ना होने दें कि वो किसी से कम है। एक तरफ वीणा आईएएस एग्जाम को लेकर अपने पिता के दबाव में थी, तो दूसरी तरफ नीता तरह तरह के दर्द झेल रही थी। उसके साथ होते शोषण से बेखबर थी और एक दिन अचानक से फिर से गायब हो गई। देर से ही सही, अब की बार उसके माँ बाप ने कानून का दरवाजा खटखटाया। लड़की को गायब हुए 6 दिन हो गए और अब आए आप लोग। सर हम लोग ढूंढ रहे थे और हमें लगा कि वो लौट आएगी। 6 दिन बाद लगा आप लोगों को। कैसे माँ बाप हैं आप? सर इससे पहले भी वो गई है, लेकिन लौट आई थी। इससे पहले मतलब? सर मेरी बेटी का दिमाग कमजोर है, वो कहीं पे भी चली जाती है, रास्ता भटक जाती है। और पिछली बार तो वो पिछली बार 10 घंटों के बाद लौट आई थी। किसी पे शक है आप लोगों का? नहीं सर। देखिए आपकी लड़की 18 की है, तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, आप दोनों को पता ही नहीं था, या फिर कोई उसके पीछे पड़ा हो। नहीं नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना आपसे, उसका दिमाग कमजोर है, वो सिर्फ स्कूल जाती है और कहीं नहीं। कोई फोटो वगैरह है आप लोगों के पास? हाँ सर। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, आप लोग जा सकते। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी कीजिए सर। राज जी, ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करो और मोहल्ले में स्कूल में पूछताछ। जी सर। साहब रघुराम आदमी सीधा है, लेकिन कर्ज के नीचे दबा हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले उसका बाबू के साथ झगड़ा भी हुआ था। ओ सिंह साहब, बहुत घुमा रहे हो। 6 महीने के लिए कह के लिया था कर्जा, 1 साल से ऊपर हो गया है। इरादा क्या है? भाई अभी थोड़ा परेशानी में उलझा हूँ, दिवाली का बोनस आ जाएगा ना, तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। अरे क्या होली क्या दिवाली, निकालो मेरा पैसा भरना। वरना क्या? अरे कर्जा लिया है, कोई बिक नहीं गया तुम्हारे हाथों।
अब जब पैसे होंगे ना तब चुका देंगे, पर ऐसे बार बार रास्ता रोके परेशान मत किया करो। मैं दिखवा कहीं ले और एक पाई भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। ये बाबू सीधा आदमी नहीं है साहब, अक्सर किसी से वो लग जाता है, पैसा तो बहुत कमाता है लेकिन सारा पैसा लड़कियों पे उड़ा देता है। और साहब वो बबलू विकास तो मौका ढूंढते रहते थे। अबे स्कूल में क्या लड़की दिखी यार, उसका पीछा गया, नंबर भी दे। ऊपर से सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले उस लड़की नीता के साथ रेप भी हुआ था। और क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग हम लोगों से? नहीं नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, सब कुछ तो बता दिया हमने आपको। देखिए झूठ मत बोलिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछले हफ्ते आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई। क्या हो गया? किसी ने इसकी इज्जत ले लिया। पापा पापा मैं कहता हूँ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पापा क्या पकते हो, बात डालेगी ना तो शादी टूट जाएगी। ऐसे तो लोग उसे सोच लेंगे, कम से कम इलाज तो करवाइए, क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही रहेगी? अरे तुम तो जानती हो नौकरी के अलावा कितने छोटे मोटे काम करता हूँ मैं, कितने कर्जे लिए, कितने इलाज नहीं करवाए उसके लिए। लेकिन फायदा क्या हुआ? आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, FIR दर्ज करवाया था कहीं पर? नहीं सर, नहीं कराया। कमाल के माँ बाप हैं आप। ये बाबू कौन है, क्या चक्कर है आप लोगों के साथ? सर हम एक क्लर्क हैं और क्लर्क की तनख्वाह पे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, इसलिए हमने बाबू से ब्याज पे कर्जा लिया था। जैसे तैसे करके हमने अपनी बेटी की शादी पक्की की, बस घर की इज्जत के लिए हम चुप रहे सर। समाज क्या कहेगा, शादी टूट जाएगी, इन्हीं चीजों की फिक्र थी ना आप लोगों को? कभी अपनी बेटी का इलाज करवाया, तो उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की? सर हर जगह उसका इलाज करवाया, हर हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। मायूसी हर जगह हाथ लगी। ये विकास, बबलू और सुमित, इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? घर के बाहर हर कोई फायदा उठाना चाहता है, अब किसके बारे में क्या बताएं सर, कुछ नहीं जानते सर। ठीक है, हम लोग पता कर लेंगे, आप लोग जा सकते हैं। राजदीप साहब, ये बबलू, विकास, सुमित और बाबू को उठा के लेंगे सब। क्या क्या मतलब क्या है आपका कि वो वहां नहीं है? अरे 7 दिन पहले मैंने अपनी बेटी का दाखिला करवाया वहां, और अब आप कह रहे हैं कि वो वहां नहीं है? अरे वो यहां नहीं आई और उसका कोई फोन भी नहीं आया। लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाता है, उन्हें छेड़ता है। हाँ? हाँ? बोल बोल नीता का बोल। हाँ? हाँ? सर हम उसे मजे लेने के लिए परेशान करते थे सर, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। अच्छी तरह से खातिरदारी करो इन लोगों की। देख तेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है बाबू, सच सच बता। बाप को कर्ज देता है, बाद में बेटी से वसूलता है, सीधे सीधे बता दे नीता का है, बोल। मैं मानता हूँ कि मेरा झगड़ा हुआ था रघुराम जी से, वो थे कि मेरा पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे साहब। अब पैसा अटक गया था, मेरा घर परिवार कैसे चलता साहब? घर या याशी का अड्डा, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, समझ में आया? सच बोल। साहब मैं मानता हूँ कि मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन इन सब में मेरा लेना देना नहीं है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर मैंने खुद एडमिशन करवाया था अपनी बेटी का, अब वो कह रहे हैं कि बिना बताए वो वहां से कहीं चली गई। सर मैंने तो उसका मोबाइल भी अपने घर पे रख लिया था सर। आश्रम का नाम क्या बताया आपने? तत्व आश्रम बसंतपुर। इंसान का शरीर नश्वर है, हमें भौतिक वासनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरु माता जी आपसे बात करनी है। जी हाँ, बच्ची का इलाज चल रहा था, पर पता नहीं क्यों वो बीच में ही छोड़कर चली गई। कोई तकलीफ थी उसे? I mean, बीच में ही इलाज छोड़कर चली गई, कोई ना कोई वजह तो होगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा ये आश्रम
एक सात्विक स्थान है। यहाँ पर मन और शरीर दोनों की उत्तेजना एकदम शांत हो जाती है। लेकिन वीना को तो शांति नहीं मिली माता जी। 7 दिनों में ये जगह छोड़कर चली गई। आपकी बात बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर साहब, पर हम इस आश्रम में किसी को बांध कर नहीं रख सकते। और फिर वीना तो बालिग थी, बच्ची तो नहीं थी। और फिर वो आश्रम से बिना बताए कहाँ चली गई, इसकी चिंता तो हम सबको भी है ना। आपके आश्रम में आने जाने का कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप लोग? जी हाँ। बालू जी, नीता ने बाहर जाते वक्त हस्ताक्षर तो किए थे ना? जी माता जी, उन्होंने जाने से पहले हस्ताक्षर किए थे। दिखाओ साहब को। जी माता जी। सर अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। राजदीप सर, इस आश्रम में कुछ तो चल रहा है। एक काम करो, अपने एक बंदे को यहाँ पर लगा, देखो अंदर क्या चल रहा है। आई एम श्योर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकलेगी। सर, एक तरफ नीता की तलाश, दूसरी तरफ वीना की खोज ने हमें उलझा के रखा हुआ था और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वहीं मेरी टीम ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैला के रखी हुई थी और नतीजा कामयाबी के रूप में सामने आया। हाँ सर, यही नीता है। 5 दिनों से तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब किधर चली गई? मालूम नहीं सर, भटक रही थी इधर उधर। कुछ मानसिक प्रॉब्लम था उसे, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। मेडिकल जांच भी हुआ था उसका, उससे पता चला था कि उसका यौन शोषण हुआ है। हमने यहाँ पे इलाज शुरू कर दिया था। नीता, उसके साथ कोई हादसा हुआ था, जब देखो तब गुमसुम खामोश। फिर हमने उसे अपने थेरेपी सेशन में डाल दिया। तो आज का विषय है वाटर सेविंग, यानी कि पानी की बचत। और आज का लेक्चर सरिता मैडम बताएंगी। वाटर सेविंग ना, ये क्या है? कहाँ बेटा? इधर इधर बालों के बीच में। ओ ये तो सिंदूर है। सिंदूर हमें भी लगाना है। सिंदूर वो लोग लगाते हैं जिनकी शादी हो जाती है। हाँ, हमारी भी हुई है ना शादी। कब? किससे? नीता बेटा, नाम क्या उसका, तुम्हारे हस्बैंड का? हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। हस्बैंड। फिर हमने सच्चाई जानने के लिए एक ड्रामा रचा। आज हम सब एक गेम खेलते हैं। इस गेम में बारी बारी करके सब लोग अपने पति का नाम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं निशा से। विनोद। अशोक। दीपक। मेरे पति का नाम राजेश। राजेश है, राजेश। राजेश? कोई सरनेम? नहीं, सिर्फ राजेश। नहीं सर, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है। तो फिर राजेश कौन है? राजेश? नहीं सर, हम किसी राजेश को नहीं जानते। नीता का कोई दोस्त वगैरह स्कूल में, आस पड़ोस में? नहीं सर, नीता का कोई दोस्त नहीं था। ना कोई उससे बात करता था, ना वो किसी से कोई बात करती थी। बेटी को सब बात घूरते थे। मर्द आपकी बेटी को घूरते थे ये आपको पता था, लेकिन उसे अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बारे में कभी नहीं सोचा था आप लोगों ने? खैर, गणेश आसपास पूछताछ करके देखो, राजेश नाम का कोई आदमी है क्या? गणेश, इस फैमिली पे नजर रखो और जैसा भी होता है मुझे अपडेट करो। इधर आओ बेटा। क्या तुम कुछ जानते हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, नीता मेरी दोस्त है, उसने मुझे बताया था। मुझे ना मंगलसूत्र चाहिए। मंगलसूत्र? अरे वो जो टीवी में पहनते हैं ना मम्मी लोग गले में, वो टीवी में की थी ना उसने शादी, मुझे वैसी शादी करनी है। तेरे पास है क्या मंगलसूत्र? हमें ना उसने बोला है कि शादी करने के लिए मंगलसूत्र चाहिए। ए, तू लेके आएगा क्या मंगलसूत्र? बोलना रोहित, तू कुछ करना प्लीज।
मंगलसूत्र? मतलब नीता को शादी के लिए कोई उकसा रहा था और उसे घर से भगाने में कामयाब भी हो गया था, फिर बाद में उसका इस्तेमाल किया होगा और सड़क पर छोड़ दिया होगा। एक काम करो, सभी थानों को अलर्ट करो। नीता जैसी लड़की का कोई भी फायदा उठा सकता है, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और एक काम करो, मोहल्ले में आने जाने वाले रास्तों पे पूछताछ करो। आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक। पता नहीं वो एक बात बार बार कहती थी कि किसी आश्रम में उसका इलाज हो रहा है, तत्व आश्रम। तत्व आश्रम? उधर कोई वीना नाम की लड़की उसके रूम में उसके साथ रहती थी। ये क्या कर रहे हो? वो ना मुझे ना गर्मी हो रही है इसलिए। तू सो जा। नहीं नहीं आप भी आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे तू आंखें बंद कर, तुझे नींद आ जाएगी। आ जा। वीना? सर आश्रम तो हम देख चुके हैं, लेकिन नीता का वीना का नाम लेना साफ जाहिर करता है कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। आश्रम तो इन दोनों के बीच बस एक कॉमन लिंक है। सर ये है वीना के कॉल रिकॉर्ड्स। आश्रम जाने से पहले आखिरी बार उसने इसी नंबर पर बात की थी। समझ में नहीं आ रहा कौन है। नीता और वीना की उम्र की तो लग रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक काम करो, दोनों फैमिलीज को इन्फॉर्म करो। अगर बॉडी की शिनाख्त हो जाती तो ठीक है, वरना डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ये मेरी बेटी नीता नहीं है, नहीं है मेरी बेटी। वीना, वीना, मुझे माफ कर दे। मेरे इच्छाओं ने तेरी जान ले ली। वीना की लाश मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी नीता का कोई अता पता नहीं था। नीता के साथ हुई अनहोनी की दस्तक अभी भी दिमाग के किसी कोने में गूंज रही थी। जब कोई केस चल रहा होता है तो उठते बैठते सिर्फ उसी की धुन सवार होती है, लेकिन कभी कभी केस सुलझते सुलझते और उलझ जाते हैं। बढ़िया। छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, तुझे छोड़ के नहीं ये अकेली इतनी दूर तो गई नहीं होगी खूब। इसे कोई लेकर गया होगा और फिर बाद में मार दिया होगा। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा और सभी नाकों को अलर्ट करो। मुरादाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। ये राजेश मुझे जल्द से जल्द चाहिए। उन लड़कों से दोबारा पूछताछ करते हैं। तुम तीनों के अलावा कोई और है जो नीता के पीछे था? हाँ साहब, एक लड़का हमेशा नीता को बचाने के लिए आ जाता था साहब, और हम लोगों को भगा देता था। ओए हेलो, भागो नहीं तो। नाम क्या है उसका? तू राजेश है? नहीं सर, राजेश मेरा दोस्त है। कहाँ है राजेश? सर वो मुरादाबाद गया है अपने पेरेंट्स के पास। करता क्या है वो? टीके कॉलेज में पढ़ता है, बीए फाइनल। मुरादाबाद घर का एड्रेस है तेरे पास? है सर। साथ में फ़ोन नंबर भी देना।
थैंक यू। किधर है? मुरादाबाद। उधर से निकल जल्दी, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। और अपना मोबाइल बंद कर। और वो लड़की तेरे पास है? नहीं भाई, वो वहाँ है जहाँ पुलिस के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। अच्छा चल, तो अब फ़ोन रख। सर, राजेश मुरादाबाद से फरार है, टीम उसकी खोज में है। आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक सर, एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी है। तो ये रहा वो कमरा जहाँ गुरु माता के पति लड़कियों का यौन शोषण करता था। तो सर, ये तो तहखाना है। जी सर, जी सर। और सर, ये भी पता लगा कि नीता और मीना का शोषण भी यही किया गया। नहीं साहब, नहीं बताते लोग अपनी बेटियों को इलाज के नाम पे हमारे आश्रम में छोड़ जाते हैं साहब, और हम इसका भरपूर फायदा उठाते हैं साहब। सर, एक दिन मीना ने बेहोशी का दवा नहीं पिया और उसने बेहोश होने का नाटक किया सर, और जब मैंने उसको बिस्तर पे लिटाया तो उसने मुझे ना तुम लोगों पर पहले से ही शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। इलाज के नाम पर तुम लोग लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो। मेरा तुम लोग का बहाना सबको जाके बोल। अरे जब जिंदा छोड़ूंगा तब जाके बोलेगी ना। सर, मीना की लाश को कोई पहचान ना सके, इसके लिए हमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया और जंगल में फेंक दिया सर। और नीता के साथ भी ऐसा ही किया? नहीं सर, हमने नीता के साथ कुछ भी नहीं किया। उसका बाप उसे लेने आया तो हमने उसे जाने दिया साहब, और ये सोचकर कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, और अगर बोलेगी भी तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा साहब, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले भी हुआ था साहब। ये उसी के बाप ने हमें बताया था साहब। लोग अपने अरमान, अपने सपने लेकर तेरे पास आते हैं, हाँ? अपनी पूंजी लुटा देते हैं, और तुम लोग इस तरह से विश्वासघात करते हो। फांसी हो जानी चाहिए तुम जैसे लोगों को। नीता की लाश मिल चुकी थी और हमारी टीम दिन रात करके राजेश को ढूंढने में लगी हुई थी। हाँ साहब, ये लड़का और लड़की यहाँ आए थे। कब गए यहाँ से? 3 दिन रुके, फिर यहाँ से निकल गए। पक्का याद है तुम्हें? हाँ साहब, बिल्कुल पक्का। आप सीसीटीवी देख सकते हैं। साहब मैंने क्या किया साहब, मैंने क्या किया? बहुत जल्दी ना तुझे, हाँ? चल साहब बताओ तो सही, मैंने किया क्या है साहब? अरे साहब बताओ तो सही। सर मैंने कुछ कहा। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, इसे सच सच बोल। सर, मैं आते जाते देखता था उसे, गली के लड़के छेड़ते थे उसे। सर, इसे तूने अपनी शेखी दिखाई, लड़कों को भगाया और अपने काम पे लग गया? नहीं सर, वो मेरी दोस्त बन गई थी सर। दोस्त बन गई थी? क्या उसकी मासूमियत का फायदा उठाया तूने? बोल। सर, वो उसके स्कूल से आते जाते समय मैं उससे मिलता था, उसे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता था सर, तो वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। तो मुझे लगा मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ सर। सर, मैंने उसका भरोसा जीत लिया था। फिर एक दिन। अरे क्या हुआ नीता, इतनी दुखी क्यों हो? वो ना, मैंने टीवी पे देखा। क्या देखा?
एक लड़की की शादी हो गई, हमें भी करनी है। क्या? शादी के कपड़े, गहने और वो जो बाल में डालते हैं ना, लाल लाल सिंदूर। हाँ, मम्मी भी डालती हैं, वही मुझे भी चाहिए। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाएगी तुम्हारी भी शादी। सच्ची? मैं करूंगा ना तुमसे शादी। नीता, राजेश! नीता तूने शादी के लिए बोला था ना? तो शादी का टाइम आ चुका है और मैंने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। अच्छा, मैं घर में सबको बता के आती हूँ। अरे नहीं बाबा, ये ना सीक्रेट वाली शादी है, सबको बताएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या, तू चल मेरे साथ। हाँ, तू चल मेरे साथ। चल चल चल, चल। मैं उसे भगा के उस होटल में ले गया था सर। आओ। अरे शादी के बाद ये सब करना पड़ता है। पर ये तो अच्छा देखो, शादी के बाद लोगों को बेबीज होते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज। हाँ, तो तुम्हें भी बेबी चाहिए ना? हाँ। तो बेबी के लिए हमें करना पड़ेगा ना। कब आएगा बेबी? बेबी 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है? चल। सर हम लोग 3 दिन उस होटल में रुके, फिर मेरा जी भर गया था और मुझे घर वापस जाना था और उस लड़की से पीछा छुड़ाना था मुझे। निकाल इसे, निकाल इसे। ये क्यों कर रहे हो तुम? तू ना इसके लायक नहीं है। और ये सिंदूर निकाल के चल, मेरा मंगलसूत्र, निकल यहाँ से, चल। मेरा मंगलसूत्र दे दो। कहानी किसको सुना रहा है बे? नीता की लाश मिली है। बोल। सर मैंने आपसे जो कुछ कहा सच कहा सर, मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने तो उसे वहाँ मार्केट में छोड़ दिया था सर, मैंने उसे मारा नहीं सर, सच बोल रहा सर। मर्डर नहीं किया, लेकिन रेप तो किया ना उसका तूने, वो भी दिमाग से लाचार लड़की का, सारी उम्र जेल में सोना। सर अगर इसने नहीं मारा है तो किसने मारा होगा फिर? ताज्जुब की बात यह है कि नीता घर आई और घर से उसे राजेश लेकर गया और घर वालों ने देखा ही नहीं। अभी भी ये घर वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पता करो। सर मैं ऑफिस में था, मेरी वाइफ का फोन आया, उसने मुझे नीता के बारे में बताया। सर मैं कॉलेज में था, पापा का फोन आया कि नीता घर नहीं लौटी, तो सर मैं तुरंत घर आ गया। मैं पड़ोस में कहीं थी, जब नीता बहुत देर तक घर नहीं आई तो मैंने इनको फोन लगाया। जब मैं शाम को घर लौटा तो पता चला कि नीता स्कूल से नहीं लौटी। सर करीब 1:30 बजे हम पॉलिटेक्निक से घर आए, आते ही हमें नींद आ गई तो हम सो गए। फिर हमें नहीं पता कि नीता घर आई कि नहीं आई। सामने का दरवाज़ा हमने खुला ही छोड़ा था, और वैसे भी सामने का दरवाज़ा तो हम लोग रात में ही लगाते हैं। घर के सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जो लैंडलाइन है उसके भी रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ओके सर। दोबारा करेगा? चोरी करेगा? करूंगा साहब, लेके जाओ उसे। नहीं करूंगा साहब। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं है, लोकेशन भी सब सही है, लेकिन सर चौंका देने वाली बात तो कुछ और ही है। ये देखिए, ये नीता के घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आज से करीब 2 हफ्ते पहले एक नंबर से यहाँ कई बार फ़ोन आए थे। ये उसी एनजीओ का नंबर है जहाँ नीता रह रही थी। और अभी 4 दिन पहले फिर से दोपहर को फ़ोन आया और 2 मिनट बाद हुई।
सर इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि घर वालों में से किसी को तो ये बात पता थी कि नीता एनजीओ में रह रही थी। 4 दिन पहले, यानी उसी दौरान जब नीता का मर्डर हुआ। हो ना हो, कातिल कोई घर का ही है। ये नंबर तो यहाँ का ही है, हमारे स्टाफ में से किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी के पास नंबर ही नहीं है। हो सकता है शायद नीता ने किया होगा। अगर नीता ने फ़ोन किया था तो फिर फ़ोन उठाया किसने? और अगर किसी ने फ़ोन उठाया था तो वो एनजीओ गया था या नहीं गया था नीता को लेने? और अगर नहीं गया था तो क्यों नहीं गया था? सर हमने नीता को घर का फ़ोन नंबर रटाया हुआ था, पर हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। सर मुझे नहीं मालूम था, अगर एक बार मैंने उसकी आवाज़ सुन ली होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। नहीं सर, जिस टाइम की कॉल आप बता रहे हैं मैं कॉलेज में होता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है, इन सबकी कुंडली निकल रहा है। और देखो आपस में रिश्ते कैसे थे इन लोगों के, खास करके नीता के साथ। सर मालिनी के मंगेतर मनोज चौहान के बारे में पता किया, बैंक में पीओ है। सुना है मनोज के घर पे नीता को लेकर काफ़ी टेंशन है। सर सब भी रहा है। सलाम साहब। बोलो साहब, रघुराम सिंह की बेटी मालिनी की शादी मनोज से तय हुई है। ये तो हमें पता है, उसकी सगाई तय होगी। फिर अब मालिनी और मनोज की आपस में बहुत लड़ाई चल रही है। क्यों? सर ये तो मालूम नहीं, लेकिन सर कुछ तो गड़बड़ है। सर मालिनी से बात करें? नहीं, उसके मंगेतर से। सर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं और मालिनी देख भाई, मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें भी शक होगा सीधा अंदर जाएगा। इसलिए जो बोलना है सच बोल, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड हो या ना। ठीक है, चल बोल। सर एक्चुअली मालिनी से मिलने उसके घर गया था मैं, तो अरे गुदगुदी हो रही। हाँ हाँ ठीक है। कैसी हो? एकदम मस्त। और आप? मैं भी बढ़िया हूँ। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। सर मालिनी को गलत फहमी हो गई थी कि मेरे और नीता के बीच गलत संबंध है, लेकिन सर ऐसे कुछ भी नहीं था। मालिनी ने मुझसे सगाई तोड़ने तक की धमकी दे दी थी। बुलाओ सर। मनोज बता रहा है कि सगाई टूटे की कगार पे। एक नंबर का कमीना है वो। वो कैसे? सगाई हमसे हुई थी और संबंध हमारी बहन नीता से बना रखे थे उसने। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? हमने खुद अपनी आंखों से अपनी बहन के गले लगे हुए देखा उसे। रोज स्कूल आते जाते मिलता था उससे। और तो और नीता के पेट में उसका बच्चा था। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? बोलो। वो हमें लगा। तुम्हें क्यों लगा? नीता ने खुद हमें कॉल करके सब बताया था। हाँ हाँ मनोज, रिंग बहुत अच्छी है। मनोज 1 मिनट होल्ड करो। हेलो जीजी, जीजी मैं बोल रही हूँ। नीता, कहाँ हो तुम? जीजी आपको मालूम है मेरी ना शादी हो गई है और मेरे पेट में एक बेबी है। शादी? बच्चा? क्या बकवास कर रही हो? किससे हुई शादी? जीजी वो ना एक सीक्रेट है, मैं आपको घर आके बताऊंगी। हमें लगा ये सब मनोज ने किया है, पर मनोज से ज्यादा हमें अपनी बहन नीता से नफरत होने लगी थी। इसीलिए हम घर से निकले और रास्ते में हमें नीता मिल गई। हमसे बहला फुसला के एक सुनसान जगह ले गए। अब आ गई मेरी प्यारी जीजी, मेरी क्यूट जीजी। बस बस, अब घर चलें? चलो। ऑटो से जाएंगे ना? नहीं, हम पैदल जाएंगे। दीदी ये शॉर्टकट है क्या? हाँ ये शॉर्टकट है, बस देखो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आ गया। जीजी वो क्या है? कितना बड़ा है जीजी। ये रही नीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक वो मरते वक्त प्रेग्नेंट नहीं थी,
बल्कि उसके दिमाग में ये बात राजेश नाम के एक लड़के ने डाली थी, जिसने उसका किडनैप किया और बाद में उसका बलात्कार। तेरी गलत फहमी की वजह से तूने अपनी बहन की जान ले ली। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सच है। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। वीना का इलाज अस्पताल में करवाने के बजाय उसके पिता उसे एक ढोंगी बाबा के पास ले गए, जहां पर इलाज के नाम पर उसके साथ शोषण होता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इन बाबाओं के चक्कर में केवल मानसिक रूप से पीड़ित लोग ही नहीं जाते, बल्कि वीना जैसी पढ़ी लिखी लड़की और उनके परिवार वाले भी फंस जाते हैं। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी दस्तक है। अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर कामयाबी पाने के बजाय इंसान चमत्कारी शॉर्टकट ढूंढने लगता है। उन्हें लगता है एक जादू की छड़ी घूमेगी और रातों रात उन्हें कामयाब करके चली जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, उन्हें तबाह करके चली जाती है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।